नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजांग आईएएस आरएस एकेडमी में। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था राजस्थान की नदियों के बारे में, लास्ट सेशन हमारा उसी टॉपिक पर हुआ था। आज का जो सेशन है हमारा वो होगा भारत की नदियों के बारे में। इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है, भारत का जो अपवाह तंत्र है, उसके बारे में आज का सेशन हमारा होने जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ड्रेनेज सिस्टम वर्ड, अपवाह तंत्र शब्द की अगर हम बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम हमें ये दिखाता है, ये शब्द जो है ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र जो शब्द है, अपवाह तंत्र का मतलब हिंदी में ये नहीं कि अफवाहें कैसे फैलती हैं, वो नहीं पढ़ रहे हम। अपवाह का मतलब है जल जो है, पानी जो है वो बह करके किस तरीके से जाएगा, दैट इज नोन एज अपवाह तंत्र, या इंग्लिश में जिसे हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं कि वाटर जो है वो ड्रेन होकर के किस तरीके से जाएगा। तो जनरली ड्रेनेज सिस्टम जो है हम जानते हैं कि चैनल्स के थ्रू होता है। ड्रेन जो होता है, पानी जो है वो किसी चैनल के थ्रू होता है और उन्हीं चैनल्स को हम अलग अलग नाम दे देते हैं, जैसे कि वो रिवर्स हो सकती हैं, वो छोटे छोटे चैनल्स हो सकते हैं, हिंदी में कहूं तो नदियां हो सकती हैं, चैनल हो सकते हैं, या छोटे छोटे नाले वगैरह भी हो सकते हैं। बट हम जनरली ड्रेनेज सिस्टम की जब बात करते हैं किसी स्टेट या किसी कंट्री के बारे में, तो हम बात करते हैं रिवर्स के बारे में, नदियों के बारे में। नदियां हमें ये दिखाती हैं कि किसी जो जगह है, किसी भी जगह की अगर हम बात करें तो वहां का जो ढाल है, जो स्लोप है, वो किस तरफ है। मान लीजिए अगर किसी जगह पर, किसी एक सरफेस पर, सपोज मान लेते हैं ये एक सरफेस है, यहां पर अगर पानी जो है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करता हुआ जा रहा है, उसकी डायरेक्शन जो है, पानी के बहने की दिशा जो है वो ये है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस एरिया का, इस जगह का, इस क्षेत्र का जो स्लोप है, जो ढाल है, वो कुछ ऐसा है कि ये वाला एरिया जो है इसका एलिवेशन ज्यादा है, इसका एलिवेशन कम है, इसकी ऊंचाई कम है, इसकी ऊंचाई जो है वो ज्यादा है। तभी पानी जो है, नेचुरली हम जानते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही फ्लो करेगा। नीचे से ऊपर ले जाना है तो नेचुरली पॉसिबल नहीं है, हमें कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कुछ वर्क जो है वो उसके अगेंस्ट में करना पड़ेगा, तब हम पानी को नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं, वरना पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही जाएगा। तो जनरली जो रिवर्स हैं, जो नदियां हैं, वो हमें ढाल दिखाती है कि किसी एरिया का स्लोप जो है, ढाल जो है वो किस प्रकार का होगा। और यही ढाल जिसे हम देखते हैं, जिस स्लोप को हम देखते हैं, वही हमारा कहलाता है ड्रेनेज सिस्टम, या हिंदी में जिसे हम कहते हैं अपवाह तंत्र। तो इसी अपवाह तंत्र को हम देखने जा रहे हैं कि भारत में, पूरे भारत की हम बात करने जा रहे हैं कि भारत में रिवर्स का फ्लो, नदियों का जो बहाव है वो किस तरफ है, कितना पानी ले जाती हैं, ये सारा पार्ट जो है वो हम यहां पर कवर करने जा रहे हैं। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, देखिए हम जब भी किसी चीज को स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उनके कुछ क्लासिफिकेशंस करते हैं, उनका कुछ वर्गीकरण करते हैं। यहां पर जो हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, पहला क्लासिफिकेशन जो हम कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन टू द सी, समुद्र के विन्यास के आधार पर। मतलब भारत में जो पानी गिरता है, ये हम मैप देख रहे हैं, मैप का टॉप व्यू देख रहे हैं, यहां पर पानी जो गिरता है बारिश के रूप में, वो बह करके अल्टीमेटली जो हमारी रिवर्स हैं वो किसी न किसी ओशिन में या बे में या सागर में जाकर के गिरती है, किसी महासागर में, सागर में या खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो भारत का जो अपवाह तंत्र है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला अपवाह तंत्र वो वाला जिसमें कि नदियां बह करके बे ऑफ बंगाल की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही हैं, और दूसरा अपवाह तंत्र वो वाला जिसमें कि नदियां अरब सागर की तरफ, अरेबियन सी की तरफ जा रही है। तो इस तरीके से दो पार्ट में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। और अगर इन दो पार्ट को देखें हम, तो एक जो पार्ट बनता है दैट इज अरेबियन सी ड्रेनेज या ड्रेनेज ऑफ अरेबियन सी, दूसरा बनता है बे ऑफ बंगाल का ड्रेनेज सिस्टम, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 23% एरिया ऐसा है, 23% क्षेत्रफल ऐसा है जहां का पानी, अगर आप यहां देखेंगे तो यहां का 23% क्षेत्रफल ऐसा है जहां का पानी बह करके अरब सागर में जाकर के गिरता है, अरेबियन सी में जाकर के गिरता है। और अगर यहाँ की मेजर रिवर्स की बात करूं तो इंडस रिवर, नर्मदा रिवर, तापी, माही, और अगर आप कुछ दक्षिण भारत की तरफ भी जाएंगे तो पेरियार नदी जो है, मांडवी नदी जो है, जुआरी नदी जो है, शरावती नदी जो है, ऐसी बहुत सारी नदियां जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगी जो कि
अरब सागर में, अरेबियन सी में जाकर के अपना वाटर ट्रिब्यूट कर रही है। आगे देखेंगे इन सब नदियों को हम। दूसरी जो आती है बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज जिनका हो रहा है, बंगाल की खाड़ी में जिनका पानी जाकर के गिर रहा है, ऐसी नदियों का अगर हम अपवाह क्षेत्र देखें, ड्रेनेज एरिया देखें, तो वो लगभग 77% है। 77% एरिया जो है वो यहाँ पर कवर होता है। 23% यहाँ कवर होता है, 77% जो है वो यहाँ पर कवर होता है। और ऐसी रिवर्स की अगर हम बात करें तो गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र, और अगर हम देखें तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, पेन्नेरू, वैगई, ऐसी बहुत सारी नदियां जो हैं वो इधर बे ऑफ बंगाल के अंदर अपना वाटर ट्रिब्यूट करती है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर इस मैप को, अगर हम देखें ध्यान से, सॉरी, इंडिया के मैप को अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे यहां पर मैंने एक रेड कलर की लाइन जो है वो ड्रॉ कर रखी है, जिसको कि मैं कोई और कलर दे देता हूं। ये जो लाइन मैंने यहां ड्रॉ कर रखी है, दिस इज नॉन एज ग्रेट वाटर डिवाइडर ऑफ इंडिया या ग्रेट वाटर डिवाइडिंग लाइन ऑफ इंडिया। हिंदी में इसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं ग्रेट वाटर डिवाइडिंग लाइन ऑफ इंडिया, या हिंदी में इसे कहते हैं भारत की महान जल विभाजक रेखा। भारत की महान जल विभाजक रेखा। बेसिकली इस लाइन को अगर आप देखते हैं तो इस लाइन का जो वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी भाग जो है, ये वाला जो वेस्टर्न पार्ट है, यहां पर जितना भी पानी गिरता है वो सारा का सारा पानी बह करके अल्टीमेटली अरेबियन सी में आकर के गिरता है, अरब सागर की तरफ आकर के गिरता है। और इस लाइन के अगर ईस्टर्न पार्ट में देखेंगे, इस तरफ देखेंगे, पूर्व में देखेंगे अगर आप, तो पूर्व में जितना भी पानी गिर रहा है वो सारा का सारा पानी जो है वो अल्टीमेटली रिवर्स के थ्रू फ्लो करता हुआ नदियों के द्वारा बहा करके बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में ला करके गिरता है। इसी वजह से इस लाइन को हम कहते हैं द ग्रेट वाटर डिवाइडिंग लाइन ऑफ इंडिया, या हिंदी में कहते हैं भारत की महान जल विभाजक रेखा, क्योंकि यह भारत की एक ऐसी रेखा है जो इन दोनों खाड़ियों में, इन दोनों सागरों में या अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में वाटर को डिवाइड करती है, जल को विभाजित करती है। इसके पश्चिम में, सॉरी, पूर्व में जितना भी पानी गिरेगा, ईस्ट में जितना भी पानी गिरेगा वो सारा बे ऑफ बंगाल में जाएगा, और इसके पश्चिम में जितना भी पानी गिरेगा वो सारा अरब सागर में जाकर के गिरेगा। तो यहां तक की जो बात है वो आपको क्लियर होगी कि ये ग्रेट वाटर डिवाइडिंग लाइन जो है उसे क्या होती है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, ये बात आपको क्लियर होगी। आगे की बात करते हैं। अगला जो क्लासिफिकेशन हो सकता है, अगला जो वर्गीकरण हो सकता है ऑन द साइज ऑफ द रिवर बेसिन, नदियों की जो द्रोणियां हैं। अब रिवर बेसिन का मतलब क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवर बेसिन समझा देता हूं। अगर कोई रिवर है जो इस तरीके से फ्लो कर रही है, कोई नदी इस तरीके से बह रही है, इसके अंदर छोटी छोटी रिवर्स और आकर के अपना वाटर ट्रिब्यूट कर रही होंगी, जिनको कि हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, या हिंदी में सहायिकाएं कहते हैं, या सहायक नदियां कहते हैं। कुछ इस तरीके से अपना जल जो है वो इसमें विसर्जित कर रही होंगी। तो ये जो पूरा क्षेत्र बनता है, ये पूरा क्षेत्र जहां से कि नदी जल ले करके जाती है, ये रेड कलर में जो मैंने बनाई है ये सबसे मेन रिवर है, और ब्लू कलर में जो बताई है वो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं। तो ये रेड कलर की रिवर जो है, इस पूरे एरिया का पानी, जो ब्लैक कलर से मैंने पूरी जो टेरिटरी दिखा रखी है, पूरा क्षेत्र जो दिखा रखा है, उस पूरे एरिया का पानी ये रेड कलर की रिवर जो है वो अपने साथ में लेकर के जा रही है, अपने साथ में कैरी कर रही है। तो ये पूरा एरिया इस रिवर का कहलाता है रिवर बेसिन, या हिंदी में कहते हैं इसे नदी द्रोणी। मान लेते हैं, मैं इसको कुछ नाम दे देता हूं। इस रिवर का नाम हो गया सपोज ए रिवर है ये, तो ए नदी की द्रोणी की बात करूं मैं, ए रिवर के बेसिन की बात करूं मैं, तो ये पूरा का पूरा इस रिवर का बेसिन कहलाता है। तो रिवर बेसिन का जो एरिया होगा, उस रिवर बेसिन के एरिया के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर हम तीन तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, मेजर रिवर बेसिन, जिसका कि एरिया होगा 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा।
20,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा अगर इसका क्षेत्रफल आता है किसी नदी के ड्रेनेज बेसिन का, किसी नदी की नदी द्रोणी का, तो उसे हम कहेंगे कि वो एक मेजर रिवर बेसिन है, या हिंदी में कहेंगे मुख्य नदी द्रोणी है। और ऐसी नदियों की अगर हम बात करें तो गंगा, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, जो भी बड़ी बड़ी नदियां हमको देखने को मिलती है वो सारी हमारी मेजर रिवर बेसिन के अंदर आती है, मुख्य नदी द्रोणियों के अंतर्गत आती है। दूसरा आता है मीडियम रिवर बेसिन। मीडियम रिवर बेसिन में जो एरिया आता है वो आता है 2000 स्क्वायर किलोमीटर से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का। 2000 वर्ग किलोमीटर से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच में अगर किसी नदी की द्रोणी आती है, किसी नदी का पूरा जो ड्रेनेज बेसिन है वो इतना बड़ा अगर आता है, इनके बीच में आता है, तो उन्हें हम कहेंगे कि ये मीडियम रिवर बेसिन है, मध्यम नदी द्रोणियां है। और ऐसी नदियों की अगर हम बात करें तो जैसे कालिंदी हो गई, पेरियार, मेघना, ऐसी नदियां जो है वो हमारी मीडियम रिवर बेसिन के अंतर्गत आती है। और माइनर रिवर बेसिन जिसका कि एरिया 2000 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम होता है, 2000 वर्ग किलोमीटर से भी अगर ये छोटा हो, मान लीजिए सिर्फ नदी इतनी सी है, इतने से एरिया का पानी लेके जा रही है, इसका एरिया 2000 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है, सपोज 1500 स्क्वायर किलोमीटर है, 1500 वर्ग किलोमीटर ही हमें देखने को मिल रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि ये कौन सी रिवर हो जाएगी, माइनर रिवर हो जाएगी, तो इसका बेसिन माइनर रिवर बेसिन कहलाएगा। ऐसी नदियां ज्यादातर जो है वर्षा में बहने वाली नदियां होती है, जैसे कि किसी भी छोटी नदी को अगर आप उठा लें तो वो नदियां जो कि बारिश में थोड़ी सी बह जाती है, बारिश के बाद में फिर से खत्म हो जाती है, बारिश के बाद नहीं बहती है, ऐसी नदियों को, ऐसी रिवर्स को हम माइनर रिवर बेसिन की कैटेगरी में डालते हैं। नेक्स्ट, एक और क्लासिफिकेशन जो हो सकता है इंडियन रिवर्स का, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। उद्गम कहां से हो रहा है, मोड ऑफ ओरिजिन जो है वो कहां से है, नेचर कैसी है, प्रकृति कैसी है, और उसकी विशेषताएं कैसी है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, इसके आधार पर हम फिर से नदियों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहली नदी कहलाती है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, हिमालयी अपवाह तंत्र। आप जानते हैं हमारे भारत में हिमालय जो है उसका विस्तार कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है हमें, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो यहां से हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं, आगे हम देखेंगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उनको हम हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में डालते हैं। दूसरा आता है हमारा पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। पहले मैं आपको यहां समझा देता हूं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा कि पेनिनसुला क्या होता है, या हिंदी में प्रायद्वीप क्या होता है। पेनिनसुला या प्रायद्वीप का मतलब होता है कोई एक ऐसा स्थल भाग, मान लीजिए ये एक स्थल भाग है, ये तीन तरफ से अगर पानी से घिरा हुआ है, तीन तरफ से, ये फर्स्ट साइड हो गई, ये सेकंड साइड हो गई, ये थर्ड साइड हो गई, तीन साइड से, तीन तरफ से अगर ये पानी से घिरा हुआ है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में पेनिनसुला, हिंदी में हम कहते हैं प्रायद्वीप। और भारत में अगर मैं देखूं तो भारत का जो दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है, ये वाला देखिए, इधर से और इधर से, तीनों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, तो ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं प्रायद्वीप। तो भारत का प्रायद्वीपीय भाग जो है वो लगभग ये वाला भाग कहलाता है, इसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। आगे जब भी मैं इस वर्ड को यूज करूं पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये वाले क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, मध्य भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक का जो क्षेत्र है, जहां जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसे हम कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत। तो यहां से जितनी भी नदियां फ्लो करती है उन्हें हम डालते हैं एक और कैटेगरी में, एक और श्रेणी में, जिसका नाम है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, या हिंदी में कहते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। और ऐसी नदियों का एग्जांपल अगर मैं दूं, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, और भी बहुत सारी नदियां हैं जिनको कि हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारी नदियां हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नेरू, पेन्नार, वैगई, यहाँ अगर आप देखेंगे तो महानदी, ब्राह्मणी, सुवर्ण रेखा, ऐसी बहुत सारी नदियों के बारे में हम डिस्कशन आगे जाकर के करेंगे। तो धीरे 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 एक एक करके पढ़ेंगे, इतना आपको होच पोच नहीं होना, अभी इतनी टेंशन नहीं लेने की, इतनी सारी नदियां हम कैसे याद रखेंगे, एक एक को जब डिटेल में डेप्थ में बात करते जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद होती जाएगी। तो यहाँ हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का, वो कुछ दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, हिमालयी नदी तंत्र। दूसरा कहलाता है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र या प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अब इसमें से हम पहले पढ़ेंगे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को, हिमालयी नदी तंत्र को। यहां से जो हिमालय से नदियां निकल रही है
उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 मेजर रिवर्स जो है वो हमें देखने को मिलती है। पहली रिवर जो है वो इंडस रिवर है, जो कि कुछ इस तरीके से बहते हुए पाकिस्तान में होते हुए यहाँ पर आकर के अरेबियन सी में, अरब सागर में अपना डेल्टा बनाती है। दूसरी रिवर जो है वो गंगा नदी है, जो कि कुछ इस जगह से निकल करके आते हुए यहां पर जाकर के वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, अलोंग विद ब्रह्मपुत्रा एंड मेघना। ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के साथ में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तीसरी नदी आती है तिब्बत से निकल करके, फिर अरुणाचल प्रदेश और आसाम में होते हुए कुछ इस तरीके से बहते हुए जाती है। इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। यह है इंडस, सिंधु और यह है गंगा। 3 मेजर रिवर जो है वो हिमालयन रिवर सिस्टम में हमें देखने को मिलती है। हिमालयी नदी तंत्र में 3 प्रमुख नदियां देखने को मिलती है। एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट पहले हम बात कर लेते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम जो है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ। हिमालयी नदी तंत्र को अगर आप देखेंगे तो हिमालयी नदी तंत्र जो है ये प्रायद्वीपीय भारत जो है, पेनिनसुलर इंडिया जो है, ये अलग से आकर के यहां पर भारत से आकर के जुड़ा है। ये वाला जो भाग है, यहां पर जो ये भाग है जिसे हम यूरेशिया कहते हैं, यूरेशिया वाले पार्ट से ये पूरी की पूरी पेनिनसुलर इंडिया वाली जो प्लेट है ये आकर के यहां पर आकर के टकराई है। कैसे हुआ है, क्या हुआ है, इसको हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ रिवर्स की बात कर रहे हैं। ये डिटेल जो है हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब पढ़ेंगे या फॉर्मेशन ऑफ हिमालय जब पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे कि ये कैसे हुआ है। तो ये प्लेट जो है वो यहां आकर के टकराई है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आकर के टकराई है। और जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, जैसे कि सपोज मान लीजिए ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इस प्लेट का घनत्व जो है वो ज्यादा है। साइज से कभी भी हम ये नहीं कहते कि प्लेट भारी है। जनरली हम बुक्स में पढ़ते हैं कि जो प्लेट भारी है वो क्षेपित हो जाती है, मतलब नीचे की तरफ चली जाती है, और जो प्लेट हल्की है वो फोल्ड हो जाती है, वलित हो जाती है। तो साइज से कभी ये नहीं देखना है कि कौन सी भारी होगी कौन सी हल्की होगी, हमेशा हम घनत्व से देखते हैं, डेंसिटी से देखते हैं कि कौन सी प्लेट जो है वो भारी होगी और कौन सी प्लेट हल्की होगी। तो यहां पर मान लीजिए ये प्रायद्वीपीय भारतीय प्लेट है, पेनिनसुलर प्लेट है, ये पेनिनसुलर इंडियन प्लेट है, ये इधर यूरेशियन प्लेट से आकर के टकराती है, कुछ इस तरीके से आकर के टकराती है। और धीरे 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 इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसका घनत्व ज्यादा है, इसलिए इसको हम भारी प्लेट कहेंगे, हेवी प्लेट कहेंगे। ये हेवी प्लेट आकर के जब इससे टकराती है तो ये कुछ इस तरीके से सबमर्ज होती जाती है, और ये जो हल्की प्लेट है, ये हल्की प्लेट धीरे 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 कुछ इस तरीके से फोल्ड होती जाती है। ये हल्की प्लेट जो है वो कुछ इस तरीके से धीरे 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 फोल्ड होती जाती है, और यहाँ पर एक फॉर्मेशन होता है माउंटेन का, फोल्डेड माउंटेन का, वलित पर्वत का, जिसे हम कहते हैं हिमालय के रूप में। डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे जब हम फॉर्मेशन ऑफ हिमालय पढ़ेंगे। तो अब यहाँ का जो पानी है, डेफिनेटली यहाँ का पानी जो है वो फ्लो करते हुए पहले भी जाता होगा। यहाँ बीच वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक सी हुआ करता था, एक सागर हुआ करता था, जिसे हम कहते हैं टैथिस सी। टैथिस सी, टैथिस सागर। टैथिस सागर में जाकर के पानी जो है वो इन नदियों का घिरा करता था। अब बीच में क्योंकि हिमालय बन गया है, बीच में मान लीजिए नदियां ऐसे होकर के आती थी, ये नदी एक यहां से आ रही है, एक नदी यहां से आ रही है, एक नदी यहां से आ रही है। अब क्योंकि धीरे 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 इस प्लेट के दबाव की वजह से ये धीरे 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 राइज कर रहा है, ऊपर उठ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम उसी समय ये राइज जो कर रहा है वो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में राइज कर जाएगा या 5 दिन में कर जाएगा या 1 साल में कर जाएगा। ये प्रोसेस होने में लाखों साल लगते हैं। तो जब ये लाखों साल में धीरे धीरे राइज कर रहा था, तभी यहां से बहने वाली जो नदियां हैं, वो नदियां भी जितना ये बढ़ रहा था उतना ही इसको इरोड कर रही थी, उतना ही इसका अपरदन करती जा रही थी, उतना ही इसको काटती भी जा रही थी। तो हिमालयी नदी तंत्र में एक स्पेशल व्यवस्था जो हमें देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है एंटीसीडेंट रिवर्स, या हिंदी में इन्हें कहते हैं पूर्वरोपित नदियां। एंटीसीडेंट रिवर्स या पूर्वरोपित नदियां, क्योंकि नदियां पहले जिस पाथ को फॉलो कर रही थी अभी भी उसी पाथ को फॉलो कर रही हैं, भले ही बीच में पूरा का पूरा पहाड़ आकर के खड़ा हो गया हो, पूरा हिमालय आकर के खड़ा हो गया हो, जो कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा माउंटेन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, बट स्टिल यहां से नदियां जो है वो जैसे पहले बह रही थी वैसे ही बहती हुई दिखाई देती है। हालांकि इसमें बहुत सारी अलग अलग धारणाएं जो है वो देखने को मिलती है, जैसे कि इंडो ब्रह्म
जो कंसेप्ट है वो देखने को मिलता है, इंडो ब्रह्म अवधारणा जिसे हम कहते हैं वो देखने को मिलती है। बट मोटा मोटी जो पार्ट हमको कैरेक्टरिस्टिक्स जो यहाँ देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है इन नदियों का पुराना रास्ता ही फॉलो करना, जिस रास्ते पर पहले चल रही थी उसी रास्ते को फॉलो करना, ये यहाँ का एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलता है। दूसरा, ये मान लीजिए ये रिवर है, ये वाली जो मेरी उंगली है ये रिवर है, ये ऐसे फ्लो कर रही थी, इसके पास का पार्ट जो है वो धीरे 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 ऊंचा होता गया, लेकिन ये नदी अभी भी वहीं की वहीं फ्लो कर रही है। तो ये नदी यहां से कुछ इस तरीके से आती हुई जब आपको दिखाई देती है तो आपको ये लगता है कि ये इतने बड़े पहाड़ को, ये जो साइड पे इतना बड़ा माउंटेन दिख रहा है, इतने बड़े पहाड़ को काट करके आई है, जबकि वास्तविक कहानी क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं, काट के नहीं आई है। ये रिवर ऑलरेडी पहले ही यहाँ बह रही थी, ये माउंटेन धीरे धीरे ऊंचा होता गया, जितना ऊंचा होता गया उसको ये काटती चली गई, रोड करती चली गई। तो इस वजह से कभी कभी इन रिवर्स के अंदर हमें वी शेप्ड वैलीज जो है वो देखने को मिलती है, वी आकार की घाटी। और कभी कभी हमें गॉर्ज भी देखने को मिलते हैं, महाखड्ड जिनको हिंदी में कहते हैं, बड़े बड़े खड्डे जो हैं वो देखने को मिलते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, इंडस रिवर जो है एक बहुत बड़ा गॉर्ज बनाती है, वर्ल्ड का सबसे डीप गॉर्ज जो है बनाती है, लगभग 5.5 किलोमीटर का। वो दिखाऊंगा मैं, इस जगह पर बुर्जी के आसपास बनाती है वो, जब मैं इंडस रिवर पढ़ाऊंगा आपको तब दिखाऊंगा, यहाँ पे गॉर्ज दिखाऊंगा। तो ऐसे गॉर्जेस या वी शेप्ड वैलीज जो है, वी आकार की घाटियां जो है वो ये नदियां बनाती हुई हमें दिखाई देती है। तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्मेशन कैसे हुआ है मैं आपको बता चुका हूं कि ये नदियां जो है पहले ऐसे बहा करती थी, बीच में हिमालय खड़ा हो गया तो हिमालय को भी काट करके ये नदियां जो है फिर से ऐसी जाती हुई हमें दिखाई देती है। पहला जो निर्माण का जो कारण है वो कुछ ऐसा है। और कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया, वी शेप्ड वैलीज हमें दिखाई देती है, रैपिड्स दिखाई देते हैं। रैपिड्स का मतलब होता है कुछ पानी जो है बहते 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 कभी इस तरीके का एक छोटा सा पार्ट जो है वो आ जाता है, जिससे पानी जो है वो काफी फ्लो तेज हो जाता है, इनको हम रैपिड्स कहते हैं, या हिंदी में क्षिप्रिका कहते हैं, क्षिप्रिका कहते हैं। तो रैपिड्स या क्षिप्रिकाएं हमें देखने को मिलती हैं। वाटरफॉल्स जो है वो देखने को मिलते हैं, जलप्रपात काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पेरिनियल रिवर्स हैं, हिमालयी नदी तंत्र की जितनी भी नदियां हम पढ़ेंगे वो सारी पेरिनियल रिवर्स हैं। हिंदी में इन्हें हम कहते हैं सदा नीरा या 12 मासी नदियां, मतलब पूरे साल भर इनमें पानी बहता है। जब गर्मियों का सीजन आता है तब पानी जरूर नहीं मिलता, बारिश की वजह से पानी नहीं मिलता, लेकिन उसी समय पर ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट होते हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं, जिनकी वजह से पानी की सप्लाई फिर आ जाती है। तो गर्मियों में भी अच्छा खासा पानी इनमें देखने को मिलता है, और बारिश में तो बारिश की वजह से पानी देखने को मिलता ही मिलता है। तो इसी वजह से पूरे साल ये नदियां जो है वो फ्लो करती है, पेरिनियल रिवर्स के नाम से हम इनको जानते हैं। और भी इनके अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्लैट वैलीज देखने को मिलती है, ऑक्सबो लेक्स, छांडन झीलें जिनको हम कहते हैं वो देखने को मिलती है, फ्लड प्लेन्स, बाढ़ के मैदान जो हैं वो देखने को मिलते हैं, ब्रेडेड चैनल्स, गुम्फित धाराएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं, और एंड में जाकर के डेल्टा जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर आप ये सब नहीं जानते क्या होता है तो ये हम बात करते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं जब हम टोपोग्राफीज पढ़ते हैं, फ्लूवियल टोपोग्राफीज जब पढ़ते हैं, बहते जल की वजह से बनने वाली जो स्थलाकृतियां हैं उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये सारी फॉर्मेशंस इनका कैसे होता है, क्या होता है। लेकिन अगर आप स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं। और इसके अलावा हिमालयी क्षेत्र में नदियां जो है वो काफी ज्यादा आड़ी टेढ़ी फ्लो करती हैं, इनका फ्लो जो है एकदम ऐसा सीधा ना होकर के कुछ इस तरीके से होता है। और खास तौर से जब ये प्लेन्स में आती है, मैदानों में आती है, तो ये कुछ इसी तरीके से मियांडरिंग करती है। ये जो नदियां को अगर आप टॉप व्यू देखेंगे वो अगर इस तरीके से चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, तो इनको हम कहते हैं मियांडरिंग करना, मियांडरिंग ऑफ द रिवर, या हिंदी में ऐसे कहते हैं नदी का विसर्प प्रवृत्ति दिखाना, विसर्पाकार गति करना, या विसर्प प्रवृत्ति, सांप की तरह चलती हुई हमें दिखाई देती है, इसलिए इसको हम कहते हैं विसर्प प्रवृत्ति। और ये हमें पेनिनसुलर इंडियन रिवर्स में नहीं देखने को मिलता। प्रायद्वीपीय भारतीय नदियों की जब हम बात करेंगे तो मियांडरिंग वहां नहीं देखने को मिलेगी, हिमालयी रिवर सिस्टम में देखने को मिलेगी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डिफरेंशिएट करते हैं इनको पेनिनसुलर रिवर सिस्टम से। जब हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वहां नहीं देखने को मिलेंगे, वहां कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग विशेषताएं, अलग गुणधर्म जो है वो देखने को मिलेंगे हमें। और अगर मैं हिमालयन रिवर सिस्टम को डिवाइड करूं तो पहला रिवर सिस्टम निकल के आता है इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी जो कि कुछ इस तरीके से आती हुई आपको दिखाई देगी, और इसके साथ में बहुत सारी एसोसिएटेड रिवर्स हैं, तो उन सबको हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम के अंदर। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास रिवर्स जो हैं
वो आती हुई आपको दिखाई देंगी। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इंडस रिवर का सिस्टम है, सिंधु नदी तंत्र है, उसको हम देखेंगे। दूसरा रिवर सिस्टम जो निकल के आता है दैट इज गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी को डिटेल में हम देखेंगे आगे जाकर के, गंगा रिवर सिस्टम को देखेंगे हम। और तीसरा रिवर सिस्टम निकल के आता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करती हुई आती है, भारत में एंटर होती है, और कुछ यहाँ जाकर के गंगा और ब्रह्मपुत्र और इधर से मेघना, ये तीनों नदियां मिलकर के विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन जो है वो बनाती है। तो ये तीन मेजर सिस्टम जो है वो हमें देखने को मिलते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम में। हिमालयी नदी तंत्र में ये तीन महत्वपूर्ण प्रणालियां या तीन महत्वपूर्ण तंत्र हमें देखने को मिलते हैं। तो इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस सेशन में नहीं, अगला सेशन जो होगा हमारा, अगला वीडियो जो होगा हमारा, उसके अंदर हम एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडस रिवर सिस्टम पे एक पूरा अलग सेशन होगा हमारा, गंगा रिवर सिस्टम पे पूरा एक अलग सेशन होगा हमारा, और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पे पूरा एक अलग सेशन होगा हमारा। डिटेल में इन सारी रिवर्स के रिवर सिस्टम्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। और आई होप कि आप लोगों को ये सेशन जो है वो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, काफी ज्यादा सूचना, काफी ज्यादा समझ में, काफी अच्छे से समझ में आपको आया होगा। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आया, अभी भी कोई किसी चीज के बारे में डिटेल में बात करना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल सकते हैं। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल बटन को दबाना ना भूले। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।